today we will study third chapter of class 11th history जिसका नाम है नोमैडिक एम्पायर्स। इसमें हम बेसिकली चंगेज़ खान के बारे में पढ़ेंगे। इनका बर्थ 1162 एडी में हुआ था ओनन रिवर के पास, और इनके फादर का नाम यसुगई था और इनकी मदर का नाम ओलिम इके था। जो चंगेज़ खान थे इनका रियल नेम तैमुजिन था। अब इनकी जो वाइफ थी इनका नाम बॉटे था। अब इनको किडनैप कर लिया गया था। अब चंगेज़ खान अपनी वाइफ को फ्री करने के लिए वॉर करते हैं और जीत जाते हैं, अपनी वाइफ को वापस लेके आते हैं। अब जो चंगेज़ खान है इनके 4 बेटे थे, जोची, चगताई, ओदुगी, तुलिंग। अब चंगेज़ खान की डेथ 2227 एडी में होती है। अब जो चंगेज़ खान है वो ड्यूरिंग 13th सेंचुरी एक पावरफुल कह सकते हैं किंग की तरह इमर्ज होते हैं और ये मंगोल्स को यूनाइट करने का वर्क करते हैं। अब जो चंगेज़ खान है वो कन्फेडरेसी ऑफ मंगोल ट्राइब की क्रिएशन करते हैं। अब यहाँ पे हमें 1-2 नाम के बारे में पढ़ना है। एक तो पहला नाम है मोंके। अब ये चंगेज़ खान के ग्रैंडसन थे। इन्होंने लुइस 9 ऑफ फ्रांस को वार्निंग दी थी। अब जो नेक्स्ट नाम जो मैं पढ़ना है वो है बाटू। ये भी चंगेज़ खान के ग्रैंडसन थे। इन्होंने मॉस्को को कैप्चर कर लिया था। अब जो मोंके थे उन्होंने फ्रांस के जो किंग थे लुइस 9 इनको वार्न किया था कि जो चंगेज़ खान है वो ओशनिक किंग कह सकते हैं वो हैं। अब उनके आगे कोई जीत नहीं सका है, तो वो उनको वार्न करते हैं मोंके। स्टडी अबाउट द ज्योग्राफी। अब मंगोल जो कंट्री है मंगोल, इसकी ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे कि जो मंगोलियन एम्पायर था वो कहाँ तक स्प्रेड था। पहले की जो नॉर्थ है उस साइड में ओनन और सेलंगा रिवर फ्लो करती थी। और जैसे मैंने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि जो ओनन रिवर उसके पास में चंगेज़ खान का बर्थ हुआ था। और जो वेस्ट साइड है यहाँ पे एटलाई माउंटेन है और साउथ साइड में गोबी डेजर्ट का ये फैक्ट है कि ये वर्ल्ड का सबसे कोल्डेस्ट डेजर्ट है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ऑक्यूपेशन के बारे में कि जो मंगोलियन एम्पायर था वहाँ पे क्या क्या ऑक्यूपेशंस किए जाते थे। बेसिकली यहाँ पे हंटर एंड गैदरर्स रहते थे और पैस्टोरलिस्ट्स थे। एग्रीकल्चर बहुत कम मात्रा में किया जाता था, वो भी किसी पार्ट में किया जाता था। अब जो मंगोलियंस थे ये फार्मिंग पे डिपेंड तो थे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो ट्राइब्स थे, कभी यहाँ चले गए कभी यहाँ चले गए, अपने सीज़न के अकॉर्डिंग ये लोग मूव ऑन करते रहते थे। अब इनके शेल्टर के बारे में, अब मंगोलियन के बारे में हमें किसी भी सिटी के बारे में नहीं पता चला कि यहाँ पे लोग सिटी में रहते थे, ठीक है। जो मंगोलियंस थे वो बेसिकली टेंट्स में रहते थे और गियर्स में रहते थे और ये टाइम टू टाइम ट्रेवल करते रहते थे अपने हर्ड्स के साथ। विंटर से समर में से विंटर ये लोग मूव ऑन करते ही रहते थे क्योंकि ये लोग तो ट्राइब्स थे। अब इनके बारे में कोई रिटन लिटरेचर भी नहीं मिला है हमें। हमने जो ट्रैवलॉग्स वगैरह थे उसमें हमने इसके बारे में पढ़ा है, इनके बारे में जानकारी मिली है, बट वैसे कोई भी इनका रिटन चीज़ें नहीं थी। कि जो मंगोल्स थे वो यूनाइट कैसे हुए, वो एथनिक एंड लैंग्वेज की वजह से ये लोग टाई हुए, एक साथ यूनाइट हुए ये लोग। बट जो स्कार्स रिसोर्सेज थे यानी कि रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से ये लोग पैट्रीलिनियल लिनेज पे डिवाइड हुए थे और यहाँ पे पैस्टोरल लैंड को लेकर कन्फ्लिक्ट होती रहती थी। और प्रेडेटरी रेट्स यानी कि वो लाइफ स्टॉक को सर्च करने के लिए रेट्स करते रहते थे। अब यहाँ के ट्रेड के बारे में, यहाँ पे बार्टर सिस्टम फॉलो किया जाता था और ये ट्रेड चाइना के साथ करते थे। ये लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और आयरन यूटेंसिल्स चाइना से लेते थे और उसके बदले में जो मंगोलियंस थे वो हॉर्स, फर्स, गेम ट्रैप यानी कि जो एनिमल वो लोग शिकार के टाइम उन्होंने हंट किया था उसको, स्टेपे यानी कि ग्रासलैंड है, अब जो एनिमल वो हंट करते थे उसको एक्सचेंज किया करते थे चाइना के साथ। अब जो चाइना है इसने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्यों बनाई, अब इसकी हिस्ट्री भी मंगोलियन से जुड़ी हुई है। ये कैसे, अब चाइना और मंगोलियन के बीच में कन्फ्लिक्ट होती रहती थी। अब कन्फ्लिक्ट वॉर में बदल गई, ठीक है, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गए। फिर
अब चाइना ने मंगोलियन के अटैक से बचने के लिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई। अब वो नहीं चाहते थे कि मंगोलियंस उन पर इन्वेजन करें, तो 18th सेंचुरी BCE में ये अपनी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाना स्टार्ट कर देते हैं और ये बन के रेडी भी हो जाती है। अब ग्रेट सिटीज़ के बारे में देखना है हमें यहाँ पे। ये जो ग्रेट सिटीज़ थी ये मंगोलियन ने जीती थी या फिर ये लोग यहाँ पे रहते थे। उत्तरार, बुखारा, जमाकन, बलख, गुरगांज, मर, निशापुर, हीरत सरेंडर टू मंगोल्स, यानी कि ये ऐसी सिटीज़ थी जिन्होंने सरेंडर कर दिया था मंगोल्स पे। सेकेंड फेज में मंगोलियंस में क्या हुआ, उन्होंने चाइना, ईरान, इराक और सीरिया को कंकर कर लिया। अब जो मंगोलियंस थे वो इजिप्ट से हार गए। अब इजिप्ट से हारने का कारण क्या था, अब जो चाइना था और मंगोल, इन दोनों का आपस में वॉर चल रहा था और जो मंगोलियंस थे वो ज़्यादा चाइना में इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने चाइना पे अटैक करते रहे ये लोग, ठीक है। उस वजह से वो इजिप्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए और इजिप्ट से हार गए। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल, सोशल, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे मिलिट्री के बारे में। यूनाइटेड एबल बॉडीज़ टू कंपोज आर्मी, यानी कि जो एबल बॉडी थी, बॉडीज़ वगैरह, उनसे इन्होंने अपनी आर्मी बनाई। अब जो चंगेज़ खान था उसने जो वर्क था उसको सिस्टमेटिकली बांट रखा था, ठीक है। कि जो ओल्ड ट्राइबल आइडेंटिटीज़ थी उनको ज्वाइन करा, ठीक है, यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स को वो एक साथ लेके आया है, उसको जोड़ा। अब उसकी यूनिट्स थी उसको डिवीज़न मेथड में बांटा गया था। डिवीज़न मेथड कैसे कि पहले 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, यानी कि इस टाइप का वहाँ पे सिस्टम चल रहा था कि जो सोल्जर्स हैं उनको ऐसे ऐसे बांटा गया था। एनी इंडिविजुअल हु ट्राई टू मेक फ्रॉम हिज हर एलोकेटेड विदाउट परमिशन रिसीव्ड हार्श पनिशमेंट। अब जो भी इंडिविजुअल चंगेज़ खान की बात ना मानकर किसी ग्रुप की विदाउट परमिशन वहाँ से मूव कर जाता था या वो ट्राई करता था, उसको हार्श पनिशमेंट दी जाती थी। अब जो 10,000 सोल्जर्स थे इनके ग्रुप को तुमन कहा जाता है। और जो नोयान थे, जो चंगेज़ खान के 4 सन्स थे, उनकी आर्मी यूनिट को जो सर्व करते थे जो कैप्टन्स, उनको नोयान कहा जाता था। और आंडा यानी कि ब्लड ब्रदर्स, ये एक उपाधि थी, यानी ऑनर ऑफ लॉयल्टी थी। जो भी पीपल चंगेज़ खान के प्रति लॉयल थे उनको ये डेलीगेशन दिया जाता था कि वो उनके ब्लड ब्रदर जैसे हैं। निशापुर जो कि एक सिटी है जिसने सरेंडर कर दिया था मंगोलियंस को, उसके बारे में एक स्टोरी बता रखी है। यहाँ पे क्या होता है, जो प्रिंस था उसको किल कर दिया जाता है और ये जो प्रिंस है ये मंगोलियंस का प्रिंस होता है। अब जो चंगेज़ खान है वो ये कमांड देते हैं अपने सिपाहियों, अपने मिलिट्री को कि पूरे टाउन को डेवस्ट्रेट कर दिया जाए, यानी कि पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। यहाँ तक कि उस टाउन के कैट्स एंड डॉग्स को भी मार दिया गया था। पूरे अच्छे से तबाही वहाँ पे लाई गई थी। क्रुरलताई एसोसिएशन ऑफ चीफेंट्स, ये चीफेंट्स की एसोसिएशन को कहा जाता था। अब चंगेज़ खान ने मिलिट्री में कुछ रिफॉर्म्स लाए जिसकी वजह से उसकी जो आर्मी थी वो आर्मी ज़्यादा बढ़िया थी अदर आर्मी से। तभी तो वो चाइना से इन्वेजन करते रहते थे और जीत जाते थे और अदर सिटीज़ पे उन्होंने अटैक करके उसको कैप्चर किया था। पहला था कि मिलिट्री स्ट्रैटेजी को चेंज किया उन्होंने, ठीक है। फिर नेक्स्ट था कि वो हॉर्स पे बैठ कर पीछे रैपिड शूटिंग या फिर आर्चरी करना उन्होंने सीखा था। सीज इंजन्स एंड नैप्था बम्बार्डमेंट उन्होंने ये सीखी और ये बहुत ज़्यादा क्विक थी जिससे उनको हेल्प मिलती है, ठीक है। और वो जो इक्विपमेंट्स अपने साथ रखते थे वो पोर्टेबल एंड लाइट होते थे और जो उनकी जो कैलरी थी यानी कि जो घुड़सवार लोग थे उनके, वो बहुत स्पीड में वर्क करते थे, स्पीड में चलाते थे। अब हमें पढ़ना है कि जो चंगेज़ खान के बाद मंगोल्स में क्या क्या हुआ, ठीक है। अब ये जो कहानी है इसको 2 फेजेस में बांटा गया है। पहला फेज़ है 1236 से लेके
42 तक। इसमें जो मेजर गेन्स था वो रशिया, स्टेपे, बिखाल, नीव, पोलैंड एंड हंगरी में इन्होंने किया। और जो दूसरा फेज़ का टाइम पीरियड है वो 1255 से लेके 1300 BCE के बीच में था। कर मतलब बॉन्ड्समैन्स, इसको आप समझ सकते हैं स्लेव्स से, ठीक है। उल्स अनडिफाइंड टेरिटरी, ऐसी टेरिटरी जिसकी जो बॉर्डर्स हैं वो डिफाइन नहीं किए गए। नेक्स्ट टॉपिक है सन्स ऑफ चंगेज़ खान। सबसे पहला सन जो था, एल्डेस्ट सन, उसका नाम है जोची, ठीक है। अब जोची को रशियन स्टेपे मिलते हैं जो कि जिसकी टेरिटरी जो थी वो बहुत दूर तक एक्सटेंड थी। सेकंड सन इसका आता है चगताई, इसको ट्रैक्सोमिलियन स्टेपे मिलती हैं और लैंड मिलता है नॉर्थ ऑफ पामिर माउंटेन्स का। अब थर्ड सन ओदुगेई। अब जो ओदुगी है उसको ग्रेट खान का दर्जा मिलता है, यानी कि चंगेज़ खान का जो सीट है, इसका जो किंगडम या एम्पायर है वो ओदुगी को मिलता है। जो फोर्थ सन है इसका तुले, इसको एंसेस्ट्रल लैंड ऑफ मंगोलिया रिसीव होता है, मिलता है। खान था उसने रैपिड कोरियर सिस्टम ला दिया था, यानी कि अब जो मैसेज है वो जल्दी से जल्दी पहुंच सकता है, ठीक है। एंड डिस्पैच राइडर्स वर प्लेस्ड इन आउटपोस्ट्स एट रेगुलरली प्लेस्ड डिस्टेंस, यानी कि रेगुलरली प्लेस्ड डिस्टेंस पे कुछ राइडर्स को रखा जाता था जो कि हमारा कोरियर सिस्टम था उसको बूस्ट कर सके, ठीक है। अब ये क्यों किया गया था? फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता था, 10th ऑफ द हर्ड, अब लोग थे ना, लोगों जो मंगोल नोमैड्स थे उनको 10th ऑफ द हर्ड कंट्रीब्यूट करना पड़ता था, चाहे वो अपने हॉर्स थे, लाइव स्टॉक्स थे, ठीक है। अब ये जो था टैक्स, इसको क्यूबकर टैक्स कहा जाने लगा, ठीक है, यानी कि अपने हर्ड का 10th पार्ट उनको देना होता था, यही टैक्स कहलाता है क्यूबकर टैक्स, ठीक है। यह हर नोबेट को पे करना पड़ता था, ठीक है, और ये विलिंगली था, ठीक है। अब इनसे लोगों को बेनिफिट भी मिलते थे, ठीक है। अब कोरियर सिस्टम को याम कहा जाता था, ठीक है। पेपर में ये भी आ सकता है कि याम क्या है, याम सिस्टम क्या था, तो ये याद रखना है कि याम सिस्टम यानी कि कोरियर सिस्टम्स, ठीक है, जो कि चंगेज़ खान की डेथ के बाद भी फर्दर फर्निश करता रहा, ठीक है। It enabled the Great Khan to keep a check on developments at the farthest end of their realm across the continental landmass. अब चंगेज़ खान था वो चेक रख सकता था डेवलपमेंट्स पे, ठीक है, जो कि दूर दूर कॉन्टिनेंट्स में हो रही थी, ठीक है। ड्यूरिंग द कैंपेन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 13th century, cities were destroyed, agricultural land laid waste, ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन डिस्टर्प्टेड। यहाँ पे दो टर्म्स हैं, क्वान्स यानी कि अंडरग्राउंड कैनल्स, और पास जिसको पर्शियन में पियाजा कहा जाता था और मंगोली लैंग्वेज में जर्जे। अब ट्रैवलर्स को एक पास दिया जाना स्टार्ट हो गया था वहाँ पे, वो पास था सेफ कंडक्ट के लिए, ठीक है। अब जो ट्रेडर्स जो आते थे उनको बाज टैक्स देना पड़ता था। यहाँ पे दो टैक्स के बारे में बात की गई है, पहले क्यूबकर टैक्स जो कि हर्डर्स अपने 10th पार्ट देते थे, ठीक है, और बाज टैक्स जो कि ट्रेडर्स पे किया करते थे, ठीक है। ट्रेडर्स क्यों पे किया करते थे? क्योंकि अब उनकी सेफ कंडक्ट के लिए, ताकि आप जो भी सामान लेके आ रहे हैं हम उसकी सेफ्टी करेंगे, इसलिए आपको एक बाज टैक्स देना पड़ेगा। चंगेज़ खान का ग्रैंडसन था कुबलई खान, वो इमर्ज होता है एज द प्रोटेक्टर ऑफ पीजेंट्स एंड द सिटीज़। जो गजन खान था वो फर्स्ट खानिंद रूलर था जो कि इस्लाम में कन्वर्ट हो गया था। यहाँ पे दो टर्म फिर से हैं, पहला टर्म है यासा यानी कि लीगल कोड ऑफ चंगेज़ खान, और यासक यानी लॉ, डिग्री और ऑर्डर। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड होता है।